आप सुन रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई का 19वां भाग है कालपी पर रोज का आक्रमण। कहानी को शुरू करते हैं। रानी अपने सहयोगियों के साथ पहुज नदी पर पहुंची। सभी ने नदी के शीतल जल से अपनी प्यास बुझाई और तेजी से आगे बढ़ गए। करीब 10-12 मील आगे निकल आने पर सभी पुनः ठहरे। रानी के मन में आगामी योजना के अंकुर फूट रहे थे। उन्होंने जवाहर सिंह और रघुनाथ सिंह से कहा, अब आप लोग लौट जाओ और सेना एकत्र करके मुझे कालपी में मिलो। रघुनाथ सिंह ने तत्काल कहा, यह कार्य दीवान जवाहर सिंह अच्छा कर सकते हैं, मैं आपके साथ चलूँगा। रानी ने रघुनाथ सिंह का निवेदन स्वीकार कर लिया। जवाहर सिंह ने रानी के पैर छुए और कटीली की तरफ चल दिया। रानी ने भी अपनी राह पकड़ी। उनके साथ गुल मोहम्मद और उसके कुछ पठान सैनिक भी थे। मोरोपंत को फांसी। जनरल रोज को रानी के झांसी से निकल जाने का जल्दी ही पता चल गया। उसने तुरंत लेफ्टिनेंट बोकर नामक अफसर को कुछ गोरों और निजाम हैदराबाद की सैनिक टुकड़ी के साथ रानी का पीछा करने भेज दिया। इधर मोरोपंत भांडेरी फाटक से निकलकर अंजनी की टोरियां तक आए, किंतु जैसे ही यहाँ कुछ युद्ध छिड़ा, उन्होंने समझ लिया कि हाथी की सवारी महान संकट उत्पन्न कर देगी। उन्होंने तुरंत अपना हाथी दतिया की दिशा में मोड़ दिया और जितना भी जल्दी हो सकता था उतनी तेजी से वहाँ से चल दिए। कुछ अंग्रेज सवार उनका पीछा करने लगे। वहाँ से निकलते समय एक अंग्रेज घुड़सवार की तलवार उनकी जांघ में घाव कर गई थी, किंतु फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह सवेरा होते ही दतिया पहुंच गए और एक तंबोली के यहाँ ठहर गए, किंतु उनका वहाँ आना छिपा न रह सका। राज्य अधिकारियों को उनकी खबर मिल गई और उनके सारे जवाहरात हीरे जब्त करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा झांसी भेज दिया गया। रोज ने दिन के 2 बजे जलते हुए महल व भस्मीभूत पुस्तकालय के बीचों बीच मोरोपंत को फांसी दे दी। रानी व झांसी के प्रति झलकारी का प्रेम। झलकारी ने तभी चैन की सांस ली जब उसे पता चल गया कि रानी भांडेरी फाटक से बाहर निकल गई हैं। कुछ देर बाद उसका पति पूरन घर पर आया और झलकारी से बोला, चल यहाँ से भागना होगा। मगर झलकारी ने कहा, तुम चले जाओ, मैं घर पे ही रहूँगी। मैंने कहा ना यहाँ से चल, जिद मत कर, तू भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। पूरन ने उसे समझाया। देखो जी, मुझसे जिद मत करो, झलकारी ने कहा, कहीं जाकर छिप जाओ, मैं तो घर नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, बालाजी की कसम खाकर कहती हूँ। पूरन उसके जिद्दी स्वभाव को जानता था। वह एक लोटा पानी लेकर एक खंडहर में जा छिपा। कुछ देर बाद झलकारी को अपने घर के बाहर घोड़े की टाप सुनाई दी। उसने देखा बिना सवार का एक बढ़िया घोड़ा जीन लगाम सहित दरवाजे पर खड़ा है। देखने से ही वह झांसी की सेना का लगता था। झलकारी समझ गई, सवार के मर जाने पर घोड़ा भाग आया है। झलकारी ने घोड़े को पकड़कर करीब के एक पेड़ से बांध दिया और मन ही मन एक योजना बनाने लगी। उसने घर में आकर अपना ठीक वैसा ही श्रृंगार किया जैसा रानी लक्ष्मीबाई अपना करती थी। वैसे ही कपड़े भी पहन लिए, किंतु उसके पास गले का हार ना था, पर कांच से बना नकली हार जरूर था। उसने उसे ही पहन लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होने पर हाथ मुंह धोकर झलकारी तैयार हो गई। तत्पश्चात वह घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों की छावनी की तरफ चल दी। उसके पास तलवार इत्यादि कोई हथियार न था। चोली में केवल एक छुरी छिपा रखी थी। थोड़ी दूरी पर एक गोरे सिपाही ने उसे टोका। झलकारी को अपनी बोली भाषा की कमी का पहली बार आभास हुआ, किंतु तुमको तो जनरल को जडेल जाने के जाऊता बोलने वाली झलकारी जानती थी कि गोरों के साथ चाहे जैसे भी बोले नुकसान नहीं होगा। उसके टोकने पर झलकारी ने कहा, हम तेरे जडेल के पास जाऊता है। हिंदुस्तानी तो जरूर झलकारी की उस भाषा पर हंसी उड़ाता,
किंतु अंग्रेजों को हिंदी भाषा का बहुत कम ज्ञान था, या यूं कहिए कि कुछ ही शब्दों का ज्ञान था। उसने पूछा, कौन? रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झलकारी ने बड़ी हेकड़ी के साथ उत्तर दिया। गोरों ने उसे तुरंत घेर लिया। उन लोगों ने आपस में सलाह करके निर्णय लिया कि कथित रानी को साथ लेकर अविलंब जनरल रोज के पास चलना चाहिए। उन्होंने झलकारी को घेरकर छावनी की तरफ बढ़ना शुरू किया। जंगल की आग की तरह पूरी झांसी में खबर फैल गई कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने पकड़ लिया है। गोरे सिपाही तो खुशी से पागल हो गए। उनसे बढ़कर पागल झलकारी थी। उसे विश्वास था कि मेरी जांच पड़ताल और हत्या करने में जब तक अंग्रेज लगे रहेंगे तब तक रानी बहुत दूर निकल जाएंगी और बच जाएंगी। पर उसे यह मालूम नहीं था कि जनरल रोज ने पहले ही अपने अंग्रेज साथियों को रानी के पीछे भेज दिया है। झलकारी को जनरल रोज के सामान पेश किया गया। उस समय भी वह घोड़े पर सवार थी। उसका रूप, शान, अभिमान, कदकाठी रानी जैसी ही थी, जिस कारण रोज भी कुछ देर के लिए धोखा खा गया। रोज ने गौर से देखा, शक्ल सूरत तो वही थी, किंतु रंग रानी जैसा दमकता हुआ नहीं था। रोज ने स्टुअर्ट से कहा, हाउ हैंडसम, व्हाट डार्क, एक टेरिबल, कितनी सुंदर है पर श्यामल और भयानक। स्टुअर्ट बोला, बेकार ही लेफ्टिनेंट बोकर को सैनिकों सहित भेजा, परंतु अंग्रेजों की छावनी में अभी दुलाजू मौजूद था। उसने आड़ में होकर जब घोड़े पर बैठी रानी को देखा तो तुरंत पहचान गया और रोज के पास आकर बोला, यह रानी नहीं है जनरल साहब, झलकारी कोरिन है। रानी वाला इतनी आसानी से कैसे आपके हाथ आ सकती है? झलकारी ने दुलाजू को पहचान लिया। उसे क्रोध आ गया और रानी का अभिनय करना छोड़ वह दहाड़ी, पापी दुष्ट ठाकुर, ये तूने क्या अनर्थ कर डाला? ठाकुरों की आन पर बट्टा लगा दिया। झलकारी के शब्दों ने दुलाजू को जैसे शर्म से जमीन में गाड़ दिया। तभी रोज के मुंह से निकला, यह औरत पागल हो गई है। रोज ने झलकारी को घोड़े से उतरवाया और पूछा, यानी तुम रानी नहीं हो बल्कि झलकारी कोरिन हो? तुमने झूठ बोला, इसलिए तुमको अब गोली मार दी जाएगी। झलकारी ने निर्भीक स्वर में कहा, डराता किसे है? मार दे गोली, मैं क्या मरने से डरती हूँ? जहाँ इतने सिपाही मरे मैं भी उनमें एक से ही। रोज झलकारी के इस पागलपन का कारण खोज रहा था। जब उसे सच्चाई का आभास हुआ तो वह दंग रह गया। उसी समय स्टुअर्ट ने कहा, यह औरत पूरी पागल है। रोज ने सिर इनकार में हिलाकर कहा, नहीं स्टुअर्ट, यदि सभी भारतीय स्त्रियों में ऐसे पागलपन का 1% असर भी आ गया जैसा कि इस औरत में है तो हमें हिंदुस्तान में ठहरना तो दूर, भागना भी मुश्किल हो जाएगा। मगर स्टुअर्ट रोज की बात समझ नहीं सका। तब रोज ने समझाया, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस औरत को झांसी और रानी से पागलपन की हद तक प्रेम है, तभी तो यह स्त्री खुद रानी होने का ढोंग करके हमें उलझा रही है, ताकि रानी को यहाँ से दूर निकल भागने का मौका मिल जाए। मगर बोकर रानी के पीछे पीछे गया है। मुझे विश्वास है कि वह इस धोखे से बच गया होगा। जनरल रोज ने झलकारी को परेशान नहीं किया, केवल कैद में डाल दिया और 1 सप्ताह बाद छोड़ भी दिया था। कालपी में रानी। उधर सुबह होते ही रानी पाहुज नदी के उस किनारे पर जा पहुंची जो भांडेर के नीचे बहती थी। उन्होंने नदी किनारे हाथ मुँह धोया। तभी वहाँ लेफ्टिनेंट बोकर अपने सेना सहित आ धमका। रानी ने तुरंत उसका सामना किया। इस युद्ध में बोकर के कई साथी मर गए और उसे स्वयं घायल होकर भागना पड़ा। इस बीच रानी का घोड़ा घायल हो गया। कुछ दूर चलने पर ही उसकी मौत हो गई। तब निकटवर्ती गांव से घोड़े का प्रबंध किया गया और आधी रात को रानी कालपी पहुंची। झांसी में अंग्रेज कहर ढा रहे थे। करीब 3000 लोगों को मार दिया गया था। जब रानी कालपी पहुंची तो राव साहब, नाना का भाई और तात्या वहीं थे।
रानी का इन लोगों ने सच्चे मन से आदर सत्कार किया, परंतु रानी को आदर की भूख नहीं थी। वह श्रम करना चाहती थी, पर कालपी की व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। कालपी की व्यवस्था रानी ने अगले दिन कालपी में पेशवा की सेना को व्यवस्थित करने की योजना बनानी शुरू कर दी। उनमें से कुछ पर अमल किया गया और कुछ पेशवा की लापरवाही से यूं ही पड़ी रही। कालपी की सेना का अव्यवस्थित संगठन देखकर रानी को बहुत दुख हुआ। राव साहब और उनकी सेना पर भंग का रंग छाया हुआ था। उस सेना में बहुत से डाकू और चोरों की भर्ती हो गई थी। नायकों का अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वाला हाल था। युद्ध का आरंभ। बोकर ने रोज को झांसी की रानी की दिशा के बारे में सूचना दे दी थी। चतुर रोज समझ गया कि रानी कालपी गई है। उसने तुरंत कालपी पर आक्रमण कर दिया। कोच में युद्ध हुआ। पेशवा की सेना इस युद्ध में हार गई। तत्पश्चात कालपी में युद्ध हुआ। रानी ने जिस प्रकार सैन्य संचालन और मोर्चे बांधने की बात कही थी, वह चल नहीं सकी। कालपी के इस युद्ध में रानी के पास 250 लाल कुर्ती सवार थे। रानी ने अपने शौर्य, चातुर्य और इन सवारों के संचालन से रोज के कई मोर्चों को कपकपा दिया, परंतु प्रधान सेनापति राव साहब के हाथ में था, जिस कारण इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए और विपक्ष को वहां से भागना पड़ा। राव साहब के पास रईस और सरदार तो बहुत थे, मगर सेना बहुत कम थी। तोपें नहीं थी, सामान नहीं बचा था और व्यवस्था तो कभी हुई ही नहीं थी। गर्म लू के थपड़े धरती को आग का अलाव बनाए हुए थे। रात होने पर भी गर्म हवा चल रही थी। ऐसे समय में सभी भागकर कालपी से गोपालपुर आ गए। जुड़े रहिएगा हमारे साथ महारानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा सुनने के लिए। अगला भाग है 20वां ग्वालियर प्रस्थान। सुनना ना भूलिएगा, इसलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।